चलेगा। गुड मॉर्निंग सभी को एक बार फटाफट। आवाज आ रही है आप लोगों को? चलो स्टार्ट करते हैं ना, काफी देर हो गई। स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पिछली क्लास के अंदर अपने संबंध चल रहे थे। तो तुम में से कोई मुझे रिप्लाई करके बताएगा अब तक कितने संबंध हो चुके, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो गए यहाँ पे, कितने संबंध अपन ने डिराइव कर लिए? 4 कर लिए क्या? अच्छा जाओ, अब बचे हुए 2 भी अपन को कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो सुनो, एक संबंध में अभी यहाँ पे करवा रहा हूं, एक संबंध के लिए आप लोगों को देंगे दिमाग लगाने के लिए। देखो आप लोग हेडिंग लगाइएगा, अपन संबंध ले लेते हैं एच व जेड प्राचल में संबंध, एच व जेड प्राचल में संबंध। आई थिंक अपन यहाँ पे एच प्राचल फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ जेड पैरामीटर, ठीक है ना। जेड पैरामीटर की टर्म के अंदर अपन एच पैरामीटर को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो क्या क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो समीकरण लिखना है ना, ये तो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है, तो सर इक्वेशन लिख दो जेड प्राचल समीकरण से। ध्यान दीजिएगा, तो जेड प्राचल की जो इक्वेशन होती है रे, वो होती है, मैं लिख देता हूं, v1 इक्वल टू z11 i1 प्लस z12 i2 और v2 इक्वल टू z21 i1। ढंग से समझना ना संबंधों को। और z22 i2। ये 2 इक्वेशन आप लोगों को पता है, स्टार्टिंग से ही चल रही है। अब बात करते हैं अपन अगली 2 इक्वेशन की। तो सर एच प्राचल समीकरण से, तो एच प्राचल की जो समीकरण होती है ना, वो होती है हमारी, सॉरी, v1 इक्वल टू h11 i1 h12 i2, सॉरी v2 h12 v2, और इधर आएगा i2 इक्वल टू h21 v1, सॉरी h21 i1 प्लस h22 v2। आपको फाइंड करना है h11 h12 h21 h22 का मान। किसके टर्म के अंदर फाइंड करना है? सर हमें फाइंड करना है इनको जेड पैरामीटर की टर्म के अंदर। तो सबसे पहले तो आप लोग ये सब जानते हैं, ये अपन ने कई बार कर लिया। अब बताओ अपन इसे कैसे सोल्व करें? किसी को कुछ दिमाग के अंदर लग रहा है कि ये ऐसे सोल्व हो सकता है? किसी को कुछ लग रहा है माइंड के अंदर कि इसे ऐसे सोल्व कर सकते हैं अपन? कहीं पे देखो कुछ रिलेशन वगैरह कुछ कैसे भी बैठा के इसको सोल्व कर सकते हैं? है किसी को कुछ लग रहा है इसके अंदर, नजर आ रहा है? सेकंड और 4 से, चलो चलो चलो, अब ध्यान दो है ना। ये रहा सेकंड, ये रहा 4। आप इसके अंदर क्या करोगे भाई? सेकंड और 4 से आप इसके अंदर कर सकते हो क्या? किसका मान रखोगे? कुछ है आइडिया? 3 व 4 से। कोई कह रहा है 3 व 4 से। 3 व 4 से तो क्या करोगे आप भाई? नहीं। और किसी का माइंड कुछ काम कर रहा है? 1 और 3 से। शाबाश, देते जाओ आंसर। 2 4 2 3 बोल दिया, 3 4 बोल दिया, 1 और 3। 1 और 3 से क्या कर सकते हो आप? एक और 3 से जरूर बैठ सकता है मामला। कैसे क्या बैठाओगे 1 और 3 से मामला? छोड़ो, एक और नया तरीका सिखाते हैं, आप लगाते रहना वो दिमाग जो मैंने आप लोगों को पहले सिखाया था। एक न्यू डिफरेंट तरीका और सिखाते हैं पैरामीटर की यहाँ पे रिलेशन बनाने का, ठीक है। देखो नया सीखो ना, वो तो तुम कर लेना, अगर तुमसे हुई कोई दूसरे तरीके से तो हो जाता है कई बार, है ना।
आप लोग वो तरीका तो लगाते रहना घर पे बैठे बैठे आराम से ना, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग केवल यहां देख लो जो मैं बताने जा रहा हूं, सुनना। हम क्या करना चाहते हैं, मैं एक काम करना चाहता हूं, देखो यहाँ पे क्या है, ये जो H प्राचल की इक्वेशन है ना, इस H प्राचल की इक्वेशन के अंदर I1 और V2 ये दोनों क्या है, स्वतंत्र चर हैं। क्या I1 और V2 स्वतंत्र चर है? जी बिल्कुल, I1 और V2 दोनों क्या है, स्वतंत्र चर हैं। और मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, याद करो, स्वतंत्र चर को हम जीरो करते हैं पैरामीटर डिफाइन करने के लिए। स्वतंत्र चर को ही जीरो किया जाता है पैरामीटर डिफाइन करने के लिए। तो अपन को क्या करना है, सुनना सारे के सारे, एक बार मैं क्या करूंगा, V2 को जीरो करूंगा 3 और 4 के अंदर। देखना मैं यहां पे लिख रहा हूं, कुछ नहीं उतारना भी, मैं यहां लिख रहा हूं समीकरण 3 व 4 में V2 बराबर जीरो रखने पर, V2 बराबर जीरो रखने पर सर इससे कोई फायदा मिलेगा क्या? जी बिल्कुल मिलेगा, बिना फायदा कुछ काम नहीं है। यहाँ पे V2 को जीरो करो तो ये आ गया मेरे पास में V1 इक्वल टू H11 I1। क्लियर, ये तो जीरो हो गया। तो सर यहां से H11 आया तो H11 कितना आ गया, H11 आ गया V1 बटा I1। इसको देंगे समीकरण नंबर 5, ये कुछ काम आएगा अपने। एक बार अपन को इसके अंदर भी V2 बराबर जीरो रखना है, इसके अंदर भी रखो V2 बराबर जीरो, तो ये यहां से V2 बराबर जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में क्या, ये आ जाएगा मेरे पास में I2 इक्वल टू, यहाँ पे एरो लगा देना छोटा सा जिससे पता रहे कि अलग अलग है ना दोनों स्टेप। तो यहाँ पे I2 बराबर कितना हो जाएगा, H21 I1, तो H21 बराबर आ गया I2 बटा I1। इसे देंगे अपन समीकरण नंबर 6। अब दिमाग को थोड़ा सा सही लगाओ कि H11 तभी ज्ञात होगा जब V1 बटा I1 आएगा, इससे पहले H11 आप ज्ञात नहीं कर सकते। H21 तभी ज्ञात होगा जब I2 बटा I1 अपन ज्ञात कर सकते हैं। जब I2 बटा I1 मुझे मिल जाए तभी मुझे क्या मिलेगा, H21 मिलेगा। और अपन को इसके अंदर V2 बराबर जीरो करने का पावर है। अपन ने ये जो बनाए हैं ना 5 और 6, ये 5 और 6 अपन ने कैसे बनाए, V2 बराबर जीरो रखकर हमने ये 5 और 6 बनाए हैं। अगर हमने V2 बराबर जीरो रखकर ये 5 और 6 बनाए हैं तो अपन कहीं पे भी V2 बराबर जीरो रख सकते हैं। अब आपको ऐसा खोजना है जिसके अंदर हम V2 बराबर जीरो रख पाए। तो देखो समीकरण नंबर 2 को देखो ढंग से, ये रहा समीकरण नंबर 2। इस समीकरण नंबर 2 के अंदर अपन क्या करें, V2 बराबर जीरो रखे। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं समीकरण 2 में V2 बराबर जीरो रखने पर सर इससे क्या बेनिफिट है, चेक करते हैं क्या बेनिफिट आता है। V2 बराबर जीरो रखोगे यहां पे तो ये जीरो बराबर हो जाएगा Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो ये हो गया मेरे पास में जीरो बराबर Z21 I1 और Z22 I2। अब एक काम कर सकते हैं ना, इसको इधर ले आओ, ये हो गया Z21 I1 और इक्वल टू हो गया Z22 I2। आप I1 को इसके नीचे ले आओ, इसको इसके नीचे ले आओ, तो ये हो गया Z21 बटा Z22 और ये हो गया I2 बटा I1। इसको देंगे अपन समीकरण नंबर कौन सा, 7 देंगे, इसे देंगे समीकरण नंबर 7। और ध्यान दो ढंग से, समीकरण नंबर 6 में क्या है, I2 बटा I1 का मान कितना है, H21 है। तो 6 और 7 से अपन क्या लिख सकते हैं, समीकरण 6 व 7 से I2 बटा I1 का मान कितना है, H21,
और ये हो गया माइनस का Z21 बटा Z। ये मिल गया सर मुझे पहला संबंध। ये क्या मिल गया अपन को? पहला संबंध, जो हमें क्या करना था, डिराइव करना था। ये हमें क्या मिल गया? पहला संबंध मिल गया। ठीक है, अब आओ, ये हमें पहला संबंध मिल गया। अब बात करते हैं अपन दूसरे के लिए। ये देखो सर, यहां पे क्या है? V1 बटा I1 है। क्या है? V1 बटा I1। अब V1 तो समीकरण नंबर 1 के अंदर है, ये रहा V1। तो क्यों ना मैं 1 के अंदर I1 का भाग लगा दूं? क्या फायदा? देखो, 1 के अंदर I1 का भाग लगाऊंगा तो इधर V1 बटा I1 आ जाएगा, इधर I1 का भाग लगाऊंगा I1 कट जाएगा, इधर भाग लगाऊंगा तो ये I2 बटा I1 हो जाएगा। और I2 बटा I1 का मान मेरे पास में समीकरण 7 के अंदर है। काम बन गया। तो क्या करो, समीकरण 1 में I1 का भाग दो। देखो देखो, और आगे ले लेते हैं, ध्यान देना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरे पास में ये था V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। मैं I1 का भाग दे देता हूं। I1 का भाग देने पर, और जब हम I1 का भाग लगाते हैं तो ये आएगा V1 बटा I1 इक्वल टू Z11, और ये आएगा मेरे पास में Z12 I2 बटा I1। ठीक है, अब इसको देंगे अपन समीकरण नंबर कौन सा? 6। 6 के बाद में आ गया अपने पास में 7। 7 के बाद में इसे दे दो 8। अब इस 8 के अंदर एक तो V1 बटा I1 रखना है और एक I2 बटा I1 रखना है। तो अगर मैं बैक कर लूं पेज को तो I2 बटा I1 समीकरण 7 से रखेंगे और समीकरण 5 से मान रखेंगे। तो अपन बोलेंगे यहां पे समीकरण 5 व 7 से मान 8 में रखने पर, अब 8 में रखेंगे तो याद करो V1 बटा I1 कितना है? H11। तो V1 बटा I1 कितना हो गया? H11। फिर ये Z11 अपनी जगह है, फिर ये है Z12। चलो इसका मान रखते हैं अपन। I2 बटा I1 का मान देखो, I2 बटा I1 का मान माइनस का Z21 बटा Z22। तो ये आएगा मेरे पास में माइनस का Z21 बटा Z22। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इधर ले लेते हैं। चलो ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करते हैं अपन। सबका ध्यान बोर्ड पर, देखना रहे ना सब। तो ये आ गया H11 इक्वल टू Z11, फिर ये माइनस आ जाएगा Z21 Z12, मतलब दोनों Z। आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो भाई। ये हो गया Z11 Z22 माइनस का Z12 Z21। ठीक है, और इसको अपन लिख सकते हैं क्या सर? चूंकि डेल्टा Z बराबर होता है Z11 Z22 Z12 Z21, ये मान इधर रखोगे तो H11 बराबर कितना आ गया? डेल्टा Z बटा कितना आ गया? Z22। तो ये मिल गया मुझे यहाँ पे दूसरा संबंध। ठीक है ना, ये क्या मिल गया मुझे? दूसरा संबंध मिल गया। ठीक है, अभी तक 4 संबंध ज्ञात करने थे जिसमें से अपन ने 2 संबंध ज्ञात किए हैं। चलो इसे उतार लीजिएगा, इसे उतार लो आप लोग। अब देखता हूं आप लोग क्या क्या मैसेज कर रहे हैं। कहीं
वीडियो कैसे नहीं चल रहा, आवाज कैसे आ रही है भाई? भाई तुम्हारे नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तो सबकी क्लास चल रही है, इसमें तो ऐसा तो कुछ है नहीं। जिनके नेटवर्क की प्रॉब्लम इश्यू होती है वो अपना सिम वगैरह ये चेंज करे भाई, है ना? कई बार नेटवर्क इश्यू बहुत ज्यादा हो रहा है। एक सेकंड, क्या पूछा है सर? इन रिलेशन में क्वेश्चन बनता है क्या? हाँ, नहीं नहीं, बन जाता है भाई ना। हाँ, क्या? हाँ ना, ध्यान रखना ना। इन रिलेशन में क्वेश्चन बनता है क्या? देखो बन जाता है कई बार ना। वैसे तो देखो, यूनिट पहली इतनी बड़ी है, अभी तो इसका एक चैप्टर का पहला चैप्टर है ना, उसका भी आधा पोर्शन भी नहीं हुआ। इसमें दो चैप्टर हैं, पहला दूसरा, मतलब दो बड़े बड़े चैप्टर हैं, जिसके अंदर पहले चैप्टर का आधा भी नहीं हुआ अभी तो। अभी तो इसमें 9 8 7 8 थ्योरम भी बाकी है इस वाले पोर्शन में ना। ठीक है, चलो उतारो इसके आगे। मैंने चेंज कर दिया स्लाइड, उतारो। नहीं नहीं, इससे पहले तो कुछ नहीं था। कल जयपुर क्यों गए थे? ऐसे ही कुछ काम से गया था। गया तो एक दोस्त की एंगेजमेंट थी, उसके लिए गया था, लेकिन वहां पे भी नहीं पहुंच पाया। मेरे खुद के इतने काम थे, उन्हीं में बिजी होके वापस आ गया। जैसे आप उतार लो बोल देना मुझे ना, मैं अगला उस पे ले लूंगा। हो गया, चेंज स्लाइड। वैसे मैं आपको बताऊं, ये आप तुलना से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुलना से नहीं होगा।
आप जो एच प्राचल की इक्वेशन आई थी ना, उससे V2 का मान निकाल के और वहां पे होगी ना, वहां से तुलना से हो जाएगा, या ना जैसे अपन पहले करते थे ना, वहां से भी हो जाएगा। कुछ थोड़ा समथिंग समथिंग सोचना पड़ेगा, बाकी आई थिंक हो जाना चाहिए ना। आपको मैंने 2-3 तरीके बता दिए ना, जैसा भी जिस तरीके से बैठ जाए ये उसी तरीके से एग्जाम में कर लेता। हाँ, उससे भी हो गया, यही आंसर आए थे क्या? मनोज मीना कह रहा है उससे भी हो गया, क्या यही आंसर आए थे? H11 का और H21 अभी जो भी मिले हैं अपन को, दो पैरामीटर, यही आंसर आए थे। बिल्कुल एग्जैक्ट फिर आपका सही है, ठीक है ना? ठीक है ना, उससे किया है तो उससे हो जाएगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना ना, इससे भी हो जाता है। लेकिन मैं तो आपको एक डिफरेंट तरीका बताना चाहता था कि ऐसे भी अपन इन्हें कर सकते हैं, ठीक है ना? आपको एग्जाम के अंदर कई बार कुछ भी नहीं लगे तो अपन ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है ना? चलो अब ध्यान दीजिएगा, हो गया ये, उतार लिया सबने, क्लियर है सबका? चले आगे अपन, अब हो गया ना ये क्लियर? हाँ यही आए हैं, आ गया होगा, ठीक है ना? चलो आगे, उतार लिया, बाकी है अभी, हो गया सबके? चलो उतारो फटाफट, उतारो बेटा, कंप्लीट करो फटाफट, है ना? कंप्लीट कर लो। चले, हो गया ना? हो गया कंप्लीट, ठीक है ना? मैं अब आगे ले रहा हूं ना, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, अब सुनो, अब क्या कर सकते हैं अपन, वापस पहली स्लाइड पे आते हैं, ठीक है? ये अपना हो गया, तो अब अपन ध्यान देते हैं ना, अगर इसका अब कोई काम नहीं है, मैं मिटा देता हूं। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, इस स्लाइड पे इसका कोई काम नहीं है, और इस स्लाइड पे इसका भी कोई काम नहीं है। चलो वापस अपन अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गए, ठीक है? आप पहले ये पढ़ लो ना, ठीक है? हाँ ध्यान दीजिएगा ना सब, अब ध्यान देना है आप लोगों को, क्या मेरी बात ढंग से सुनना। पहले हमने B2 को जीरो किया था, क्या हम अब I1 को जीरो करें? हम I1 को जीरो करते हैं, क्योंकि I1 को जीरो करेंगे तो रिमेनिंग जो हमारे पास में दो पैरामीटर बचेंगे उनकी वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। तो देखो, समीकरण 3 व 4 में I1 बराबर जीरो करने पर, अगर हम I1 बराबर जीरो रखेंगे तो ये आ गया V1 इक्वल टू H12V2, तो H12 इक्वल टू हो जाएगा V1 बटा V2। मैं इसको समीकरण नंबर कौन सा दूं, एक बार बोलोगे कहां तक आगे समीकरण? इसको कौन सा समीकरण देना है? 9वां देना है, 10वां देना है, कुछ बताओगे? शायद आई थिंक 9 देना है ना, ठीक है ना? इसको 9 दे दिया हमने। अब ध्यान देना, ऐसे ही हमें क्या करना है रे, एरो लगा देता हूं, ऐसे ही हमें क्या करना है सर, हमें करना है समीकरण 4 के अंदर किसको जीरो करना है? I1 को जीरो करना है। तो ये I1 को जीरो करूंगा मैं, तो आई थिंक ये बचेगा मेरे पास में I2 इक्वल टू H22 V2। H22 कैसे फाइंड होगा सर? ये होगा I2 बटा V2 से फाइंड होगा। समीकरण नंबर देंगे इसे 10। अब लगाओ दिमाग, अब दिमाग की बत्ती खोलनी है आप लोगों को, और वो कैसे? देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो, हमने किसको जीरो किया है? I1 को जीरो किया है 3 और 4 के लिए,
तो हमारे पास में किसको जीरो करने का पावर है? हमारे पास में I1 को जीरो करने का ही पावर है। तो एक चीज सुनो, मैं 1 और 2 के अंदर I1 को जीरो कर दूं तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो देखो, तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 में I1 बराबर 0 रखते हैं। अगर मैं I1 बराबर 0 लूं 1 और 2 के अंदर, तो मेरी बात सुनना, I1 जीरो करोगे तो V1 बराबर आ जाएगा Z12 I2, इधर से आ जाएगा V2 बराबर Z22 I2। तो क्या आएगा मैं बता देता हूं। देखो इक्वेशन ये होती है V1 इक्वल टू Z11 I1 और ये होता है Z12 I2, ठीक है ना। और इधर होती है इक्वेशन V2 बराबर Z21 I1 और ये होती है Z22 I2, ठीक है। अब हम किसको जीरो कर रखे हैं? I1 को। तो I1 को तो हटा दो, ये लो I1 को हटा दिया, I1 को हटा दिया, तो अब ये मेरे पास में बचता है, ठीक है, ये आपके पास में बचा, ठीक है, ये बचेगा अपने पास में। अब देखो हमें क्या करना है सर, V1 बटा V2 चाहिए। क्या चाहिए? V1 बटा V2 चाहिए इसमें, समीकरण 9 के लिए। तो 9 के लिए V1 बटा V2 चाहिए, तो इसको दे देते हैं 10, इसको दे देते हैं 11, 10 में 11 का भाग देने पर, जैसे ही हम 10 के अंदर 11 का भाग लगाएंगे तो V1 बटा V2 इक्वल टू आ गया Z12 I2 बटा Z22 I2। I2 से I2 भी खत्म, ठीक है, ये बचेगा V1 बटा V2 इक्वल टू Z12 बटा Z22 और ये आ गया मेरे पास में इक्वेशन नंबर 12। क्या आ गया अपने पास में? इक्वेशन नंबर 12 आ गया, 12, ठीक है। अब V1 बटा V2 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? H12 लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हो, मैं इधर भेज देता हूं इसको, सुनना, समीकरण कौन सा था वो? 9 व 12 से, 9 व 12 से, तो ये आएगा मेरे पास में H12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? Z12 बटा Z22। जिसने अदर मेथड से ज्ञात किया था यही आंसर आया था, अदर मेथड से ज्ञात किया था यही आंसर आया था क्या? हाँ, कैलकुलेशन लेंथी है। I1 बराबर 0 कैसे हुआ? फिर वही मुद्दा, हमारा क्या दिमाग कम काम करता है कहीं होगा ना। मैंने क्या बोला था? I1 और V2 क्या है? स्वतंत्र चर है, और जो स्वतंत्र चर है उसी को अपन क्या करते हैं? पैरामीटर फाइंड करने के लिए जीरो करते हैं। ये बात पैरामीटर से हम बताते आ रहे हैं। तो इसमें I1 को जीरो नहीं कर सकता है? मैं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये स्वतंत्र चर है और पैरामीटर डिफाइन करने के लिए स्वतंत्र चरों को ही जीरो किया जाता है। तो इसके अंदर अगर मैं I1 जीरो कर सकता हूँ तो इसके अंदर भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में I1 जीरो करने का पावर है और V2 जीरो करने का पावर है। चलिएगा, ठीक है। सर आपने 11 को इक्वेशन 11 नहीं दिया, क्या हो गया? इक्वेशन गलत दे दिया क्या? 9 10, अच्छा 11 12, ठीक है। चलो एक बार आप ये उतार लो, एक बार ये उतार लो, ये उतारना है ना, ये कुछ भी बड़ा मेथड नहीं, छोटा सा ही तो है। एक बार V2 जीरो करना है, इनमें V1 करना है। और अगले में क्या चाहिए अपन को? I2 बटा V2 चाहिए।
ठीक है। हाँ जी, अगला बता देता हूं, देखो समीकरण 12 से आप ज्ञात करना है आपको I2 बटा V2 है ना, तो इसको V2 को इधर ले आओ, तो ये 1/Z22 बराबर I2 बटा V2। ये देखो इसको इधर ले आओ V2 को, और इसको इधर ले आओ, और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 14, और इधर से देखो 10 और 14 से। समीकरण 10 ये H22 बराबर कितना आ जाएगा इसकी जगह 1/Z। ये आ गए अपने पास में सारे संबंध। चलो उतार लो, कंप्लीट कर लो। नहीं डायरेक्ट निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संबंध ये आनी चाहिए ना। मैंने आपको क्या बोला है, मैं तो एक अतिरिक्त मेथड बताने के लिए बताया है, ठीक है ना। मैं स्टार्टिंग में बोल दिया उससे भी हो सकता है ये, ठीक है ना। मैं कब मना कर रहा हूं, उससे नहीं हो सकता, ठीक है। आंसर ये आने चाहिए जो लिखे हैं ना। हो गया, ये उतार लिया। अगली स्लाइड चेंज करें, जिसने उतार लिया वो मैट्रिक्स रूप में लिख लो इसे। हाँ आज तो अभी तो यही संबंध करवाया है, एक अगला और है वो भी ले लेंगे। लिख लिया, ये अगला उतार लो, फिर इसके बाद में मैट्रिक्स रूप में भी लिख लो ना। मैट्रिक्स रूप में लिख लो, मैट्रिक्स रूप में लिखने का, ठीक है। आप लोग इसे मैट्रिक्स रूप के अंदर लिखो, तो क्या लिखोगे H11 H12 H21 H22 इक्वल टू ये सारे मान जो भी आपने ज्ञात किए हैं वो लिख लो। जो भी सारे मान अपन ने चारों ज्ञात किए हैं वो लिख लो ना। अब सुनो, एक संबंध और बचता है, वो संबंध आप लोग करोगे है ना। उस संबंध के लिए कितना, जितना इनमें मार्जिन लगा है उतना पे छोड़ देना अपना। और वो संबंध कौन सा बचा है एक बार मुझे बताना। उतारो इसे, पहले तो ये कंप्लीट कर लो ना सब। हो गया ये, इसको बढ़ लो, कंप्लीट है सबका, कंप्लीट है ना। अब लास्ट संबंध कौन सा बचा मुझे बताओगे आप। लास्ट संबंध कौन सा बचा है बताओगे। Y और H प्राचल में संबंध बचा है, ठीक है ना। अपन ने देखो सारे संबंध कर लिए। आपकी बुक के अंदर 3 ही मिलेंगे, 16 आप देखोगे ना, किसी भी राइटर की किताब को उठा के देखोगे तो आपको 3 ही संबंध यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान दो, अपना बचा है लास्ट Y और H प्राचल में संबंध। Y व H प्राचल में संबंध, यानी आपको Y पैरामीटर ज्ञात करने का इन टर्म ऑफ H पैरामीटर, ठीक है ना।
ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है और आप सभी को करना भी है, क्योंकि मैंने 5 संबंध आपको प्रूफ करके बता दिए और 3 तरीके के मेथड बता दिए। एक ये वाला भी जस्ट किया है, एक अपन मान एक्सचेंज करके वो वाला, और एक गुणा करके, है ना। तो आप ये जो लास्ट के 2 मेथड थे, इन दोनों को ही इस पे अप्लाई करोगे और ये आप लोग क्या करोगे, फाइंड करोगे। ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। कर लोगे? एक तो 5 संबंध करवा दिए 6 में से, ठीक है ना, एक तो करना चाहिए आप लोगों को, हो भी जाएगा ना, ठीक है ना। कर लोगे? एक बार रिप्लाई करो, कर लोगे इसे, कर लोगे ना? हाँ ठीक है ना, करना है ना। अब आप लोग, मैं एक टेबल बनवा देता हूं आप लोगों को, है ना, संबंधों की, ठीक है। तो आप लोग, ये आप लोगों को करना है, और अब आप लोगों को क्या करना है, एक टेबल बनाएंगे अपन, और वो टेबल किस तरीके से बनेगी, मैं एक बार उसका फॉर्मेट बना देता हूं यहाँ पे, देखो। हम एक टेबल बना रखे हैं, एक टेबल बना देते हैं। इधर लिखता हूं मैं पैरामीटर, इधर लिख रहा हूं मैं पैरामीटर, यानी प्राचल। 3 प्रकार के प्राचल पड़े हैं, जेड प्राचल, वाई प्राचल और एच प्राचल, ठीक है। ऐसे ही मैं इधर भी लिख देता हूं पैरामीटर। ये जेड प्राचल, सॉरी, ये है मेरे पास में जेड प्राचल, ये है वाई प्राचल और ये है एच प्राचल, ठीक है। अब देखो, जेड का जेड के साथ में कोई संबंध नहीं होता, ठीक है ना। जेड का जेड के साथ में सिर्फ ये संबंध होता है, Z11, Z12, Z21 और Z22, यही था। ऐसे ही y का y के साथ में क्या लिखोगे आप, Y11, Y12, Y21, Y22। ऐसे ही h का h के साथ में इसमें क्या लिखोगे आप, H11, H12, H21, H22, यही लिखोगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, H का और Y का संबंध देखना है, सॉरी Z का और Y का संबंध देखना है। यानी आपको Z पैरामीटर, मेरी बात सुनना, जब हमने Z और Y पैरामीटर में संबंध स्थापित किया था, तो क्या क्या ज्ञात किया था सर आपने, Z11 ज्ञात किया था, Z12 ज्ञात किया था, Z21 ज्ञात किया था, Z22 ज्ञात किया था। तो Z11 का मान इधर लिख लो, Z12 का मान इधर लिख लो, Z21 का मान इधर लिख लो, Z22 का मान इधर लिख लो। ऐसे ही Z का H के साथ में जो संबंध था, उसमें Z11 कितना आया था H के टर्म में, Z12 कितना आया था H के टर्म में, Z21 कितना आया था H के टर्म में, Z22 कितना आया था H के टर्म में। तो मैं लिख देता हूं इसे आप लोगों के लिए। तो ये आया था आप लोगों के, एक बार चेक कर लेना, Y22 बटा डेल्टा Y, ये Z11। फिर ये आया था माइनस का Y12 बटा डेल्टा Y। फिर इधर आया था माइनस का Z2, सॉरी, माइनस का Y21 बटा डेल्टा Y। और ये आया था मेरे पास में Y11 बटा डेल्टा Y, ठीक है ना, इस तरीके से ये आए थे ना, ये है ना। ऐसे ही आप लोगों को क्या करने का, ये अगले के लिख लेने का, ठीक है ना। तो ये हेडिंग तो ये है, प्राचलों में परस्पर संबंध, प्राचलों में परस्पर संबंध।
ठीक है, ये हो गया। अब वो देखो y का z की टर्म में ज्ञात करोगे तो ये आएगा z22 बटा डेल्टा y माइनस का z12 बटा डेल्टा y माइनस का z21 बटा डेल्टा y और ये है z22 बटा सॉरी z11 बटा डेल्टा y डेल्टा z क्या कर रहा हूं, डेल्टा z डेल्टा z ठीक है। ऐसे ही z का h के साथ देख लो, ऐसे ही z का h के साथ देख लो, ये आया है डेल्टा h, में लिख देता हूं डेल्टा h बटा h22, ये आया है h12 बटा h22। आपको केवल एक संबंध डिराइव नहीं है, बाकी तो सारे लिखे हुए होने चाहिए। और ये आया है 1/h। सिमिलरली ये आया है y का h के साथ में 1/h11, ये आया है माइनस का h21 बटा h11, इधर आएगा h21 बटा h11 और ये आएगा डेल्टा h बटा h11 और इधर h और z का आएगा डेल्टा z बटा z22 z12 बटा z22 और ये आएगा माइनस का z21 बटा z22 और ये आएगा 1/z। लास्ट बचा है ये 1/y11 माइनस का y12 बटा y11, ये आएगा y21 बटा y22 और ये आएगा डेल्टा y बटा y11। ठीक है ना, लिख लोगे आप लोग, कोई बड़ा मुद्दा नहीं। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको देखने में प्रॉब्लम। लिख लो इसे ना, और जो संबंध बचा है वो भी डिराइव करना है आप लोगों को, ये तो लिख लोगे, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा नहीं है। हाँ एक बार हाँ आंसर कर लेना ना, ये आंसर लिखे है ना मैंने सबके, है ना, एक बार चेक कर लेना कि भाई यही आंसर आ रहे हैं ना अपने सबके ना। ठीक है, तो इसे कर लेना। आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल नया टॉपिक लेंगे अपन, पैरामीटर अपने रिलेशन खत्म हो गए, वो संबंध आप लोग डिराइव कर लेना ना, मुझे डिराइव करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है चलो, ठीक है आज के लिए इतना। स्लाइड क्या करूं इसके अंदर, तो भाई एक ही स्लाइड है, और तो कौन सी स्लाइड है इसमें। ठीक है ना, इसे कंप्लीट कर लेना आप लोगों ना आराम से। ठीक है मैं बंद कर रहा हूँ क्लास, है ना।